हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आकाश। तो जैसा कि तुमने थंबनेल पर देखा, हम किसका अध्ययन करेंगे इस क्लास में? साइंस का खजाना। साइंस के खजाने में सबसे पहले हमने किसको लिया है? तो किसको लिया है? बायोलॉजी को। बायोलॉजी के भी अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? कोशिका का। कोशिका पर हमारी क्या है? ये पहली क्लास है। तो कोशिका को जानने से पहले बायोलॉजी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली स्लाइड पे चलते हैं हम। तो बायोलॉजी के लिए सबसे पहले क्या है? देखो, बायोलॉजी बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बायोलॉजी प्लस बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बायो प्लस के लॉजी। देखो, बायो मीन्स क्या होता है? जीवन। और लॉजी मीन्स क्या है? अध्ययन। यानी कि सजीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंतर्गत क्या आती हैं? दो शाखाएं आती हैं। कौन सी? एक तो क्या होती है तुम्हारी जूलॉजी, और दूसरी क्या है? बॉटनी। जूलॉजी में क्या है? किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? जूलॉजी। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? बॉटनी। तो समझ में आया बायोलॉजी के बारे में। अब बायोलॉजी के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो बायोलॉजी शब्द के लिए दो वैज्ञानिकों का श्रेय जाता है, एक लेमार्क और एक ट्रीवीनस। तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार्क और ट्रीवीनस ने। अब कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं जिसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बायोलॉजी के फादर कौन है, जूलॉजी के फादर कौन है और बॉटनी के फादर कौन है। तो देखो, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को। और अरस्तु को ही किसका फादर कहते हैं? जूलॉजी का भी क्या कहते हैं? फादर। लेकिन बॉटनी का फादर कौन है? थियोफ्रैक्टस। तो समझ में आया? तो क्या हो गया? बायोलॉजी के पिता अरस्तु, जूलॉजी के पिता अरस्तु, लेकिन बॉटनी के पिता कौन हो जाते हैं? थियोफ्रैक्टस। चलिए, तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो, ये अक्सर कर पूछा जाता है एग्जाम में कि कोश का सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति किसने दी थी? जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? ओपेरिन। पूरा नाम क्या है? AI ओपेरिन। ओपेरिन ने किया था, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या है, एक जीव का निर्माण कैसे होता है, कुछ क्या होता है, कुछ निर्जीव चीज़ होती हैं, कुछ सजीव चीज़ होती हैं, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? एक सेल का निर्माण होता है। फिर सेल किस में बनता है? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनता है? एक ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन से आगे चलकर क्या बन जाता है? एक ऑर्गन सिस्टम। और इस प्रकार एक नए जीव का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो समझ में आया? पहले क्या है? सेल क्या होता है? किसी भी जीव की पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी समस्त हमारे सजीव जीव हैं उनके सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उनके बनने की सेल। यानी सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एक संरचनात्मक इकाई होती है। सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? टिश्यू। और टिश्यू मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर क्या बन जाता है? एक अंग तंत्र बन जाता है, और जिससे क्या हो जाता है? एक नए जीव का निर्माण होता है। तो समझ में आई? एक सजीव कोई भी जीव के उत्पत्ति का कारण समझ में आया? कैसे कैसे क्या क्या मिलकर बनते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो, अब आज का टॉपिक क्या था? जैसे कि मैंने थंबनेल पर लगा रखा था हमारा सेल। तो सेल के लिए मैंने क्या लिया? एक एनिमल सेल का क्या दिखाया है? यहाँ पर चित्र दिखाया गया कि एनिमल सेल कैसा होता है, ऐसा। अगर मैं यहाँ पर इतना छोटा पॉइंट कर दूँ, यानी कि एक यहाँ छोटा सा पॉइंट कर दूँ, अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं पॉइंट बना दूँ, छोटा सा, तो इतने पॉइंट में यानी कितनी छोटी सी मैंने अगर एक सुई का भी पॉइंट छुपा देते हैं उसमें 25 से 30 सेल आ जाते हैं एक ह्यूमन के। यानी कि जो भी जंतु या वैज्ञानिक है उसके क्या आ जाते हैं? 25 से कितने 30 सेल आ जाएंगे छोटी सी जगह में। तो समझो हमारे शरीर पर कितने सेल होंगे, यानी कि एक मनुष्य की शरीर पर कितने असंख्य सेल पाए जाते हैं। असंख्य सेलों से मिलकर क्या बना होता है? हमारा जो भी मनुष्य किसी जीव का क्या होता है? शरीर वो बना होता है। देखो सेल के, देखो अभी देखो, जब सेल को अच्छे से हम पढ़ेंगे या इसके कोशिकांग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम जो भी ये अंदर वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये क्या दिख रहा है हमें? केंद्रक। ये क्या होती है? बाहरी वाली कोशिका झिल्ली। ये क्या होता है? अंदर लाइसोसोम्स है। ये क्या दिख रहे हैं? नीले नीले माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या बोलते हैं? हमारे गोल्जी बॉडीज होते हैं। तो ऐसे ही और क्या होते हैं? ये बहुत सारी चीज़ होते हैं। जब हम कोशिकांगों को पढ़ेंगे तो एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। लाइसोसोम्स क्या होता है? इसका क्या कार्य है? और ये क्या है? तुम्हारा केंद्रक होता है, इसका क्या काम है?
माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, लाइसोसोम्स का क्या काम है, और ये जो भारी झिल्ली होती है इसका क्या काम है। तो समझ में आया कोशिका। तो कोशिका के बारे में आगे चलते हैं। देखो कोशिका, कोशिका कोशिका क्या है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कैसी इकाई है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब देखो, अब चलते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज के ऊपर चलते हैं। देखो दो प्रकार की सेलों को खोजा गया था, यानी दो प्रकार की कोशिकाओं को खोजा गया था। एक तो मृत कोशिका और एक क्या, एक जीवित कोशिका। तो जब भी मृत कोशिका के बारे में पूछा जाए तो इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और जब भी जीवित कोशिका के बारे में पूछा जाए, जीवित कोशिका के बारे में पूछा जाए, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, ए.वी. लीवेनहुक ने। समझ में आया। जब भी पूछे मृत सेल किसने खोजी, रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका किसने खोजी, जीवित कोशिका खोजी ए.वी. लीवेनहुक ने। मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने किस में खोजा था, एक जो पेड़ की छाल होती है ना, जिसे क्या कहते हैं, बार्क ऑफ ट्री, उसमें खोजा था। तो उसमें क्या से ऐसे छोटे 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 क्या ब्लॉक थे, जिन्हें क्या कहते थे हम, जिसमें क्या रहते हैं, भिच्चू, और उन्हें क्या कहते हैं हम, सेल। उसी के आधार पर रॉबर्ट हुक ने इनका नाम क्या दे दिया था, सेल। और इन्होंने किसमें, और जो लीवेनहुक थे, इन्होंने क्या, एक पानी की बूंद से किसको खोजा था, एक जीवित सेल को खोजा था। अब इसके बाद चलते हैं कि आगे क्या आता है, कोशिका सिद्धांत, जिसे सेल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी को देने का श्रेय दो लोगों को जाता है। एक कौन थे, स्लाइडेन, और दूसरे कौन थे, स्वान। समझ में आया। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। देखो पहला क्या है, सभी जीव एक या एक अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होती हैं, यानी जो भी जीव होंगे उसमें एक या एक से अधिक कोशिका पाई जाएंगी। प्रत्येक कोशिका इंडिपेंडेंट होती है और सभी सेल मिलकर काम करते हैं, यानी सभी सेल आपस में मिलकर काम करते हैं। अब इसके बाद आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, रॉबर्ट हुक ने कैसे खोजा था, ये माइक्रोस्कोप की मदद से कैसा देखा था, पेड़ की छाल में ये कैसे दिख रहा था, ये वाली कोशिकाएं दिख रही थी, कैसे दिख रही थी, एकदम ब्लॉक के खाने के टाइप में। समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब आता है देखो आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत पूछा जाए तो, आधुनिक कोशिका सिद्धांत पूछा जाए तो क्या नाम देंगे, कौन थे हमारे वैज्ञानिक, रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, वर्चो कौन थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था, मॉडर्न यानी आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या बताया था कोशिका के बारे में, सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, यानी जितनी भी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। अब आगे चलते हैं। आगे क्या, टाइप ऑफ सेल, यानी कि संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार। तो एक क्या होता है, यूनिसेल्युलर, और एक क्या होता है, मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर क्या होता है, यूनिसेल्युलर में क्या होता है, यानी कि जीव में क्या एक ही प्रकार की एक ही कोशिका पाई जाती है। इससे ही वह अपने जीवन की समस्त क्रियाएं करता है। जैसे क्या हो गया, पाचन हो गया, उसके बाद श्वसन, उत्सर्जन, जितने भी क्रियाएं होती हैं किसके अनुसार करेगा, वो केवल एक ही कोशिका से करता है। मल्टी सेल्युलर, इसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसके अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। जैसे पाचन के लिए अलग होगी, श्वसन के लिए अलग होगी, और उत्सर्जन के लिए अलग हुई, और जो भी क्रिया करते हैं सब अलग अलग क्रियाओं किसके, अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इसमें एक से अधिक, मल्टी सेल्युलर में क्या होता है, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाएंगी, और यूनिसेलुलर में केवल एक ही कोशिका पाई जाएगी। तो समझ में आया मॉडर्न सेल थ्योरी क्या थी। अब इसके बाद चलते हैं हम टाइप्स ऑफ सेल, बेसिक्स ऑफ सेल ऑर्गन, यानी कोशिकांगों के आधार पर सेल के प्रकार। तो सेल के प्रकार कितने होते हैं हमारे, दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और कौन सा होता है, एक यूकैरियोटिक। जैसे दिखाया, ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। देखो इसमें क्या है, देखो इसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के चार किससे ढका रहता है, नाभिक झिल्ली से ढका रहता है। लेकिन इसमें क्या है, नाभिक क्या होता है, बिना झिल्ली के होता है। और इसमें क्या है, डीएनए कैसा होता है, बकरी रूप में पूरा स्वतंत्र रूप से घुमा रहता है। लेकिन इसमें क्या है, एक झिल्ली के द्वारा ढका रहता है, जिससे झिल्ली का अभाव होने के कारण प्रोकैरियोटिक सेल में क्या दिखाई देता है, जो भी कोशिकांग होते हैं, जैसा कि इसमें यूकैरियोटिक में दिखाया जा रहा है ना कोशिकांग, ये वाले, जैसे देखो गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया। तो समझ में आया, जो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें क्या है, तुम्हारे सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कि कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है। यही अंतर है। जब हम आगे पढ़ेंगे
काफ़ी डिटेल में जब कोशिका के बारे में और अंदर जाके जब इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो समझ में आया। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिकांगों का अभाव होता है। यूकैरियोटिक में सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें कौन से जीव आते हैं, यूनिसेल्युलर, और इसमें कौन से आते हैं तुम्हारे, मल्टी सेल्युलर। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं कोशिका के बारे में जिन्हें हम पढ़ने के, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, जैसे पूछा जाता है सबसे बड़ी सेल क्या किसकी होती है, यानी लार्जेस्ट सेल। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो क्या होती है, सबसे बड़ी सेल होती है। लॉन्गेस्ट की बात करें यानी सबसे लंबी सेल की बात करें तो वो कौन सी होती है तुम्हारी, तंत्र का तंत्र, यानी नर्व सेल जिसे बोलते हैं। सबसे छोटी सेल के बारे में बात करते हैं, स्मॉलेस्ट सेल, तो क्या होती है तुम्हारी, माइकोप्लाज्मा। अब देखो इनामेल, ठीक है, मनुष्य में क्या होती है सबसे छोटी कोशिका, किसको कहते हैं, स्पर्म को। और अगर यही तुम फीमेल में बात करोगे, यानी कि जो मादा होती है उसके अंदर सबसे बड़ी सेल क्या होती है, उसका फीमेल एग होता है सबसे बड़ी सेल। तो समझ में आया, सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच एग, सबसे लंबी नर्व सेल, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, एक मेल में सबसे छोटी सेल स्पर्म, फीमेल में सबसे बड़ी सेल फीमेल एग। तो कैसी लगी क्या क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी लगाएं। और बहुत ही अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि और विद्यार्थी भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क बायोलॉजी में अर्जित कर सकें। ऐसे ही और क्लास करने के लिए मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।